अभी कैटेगरी 2 में है टूर एंड ट्रांसफ़र अलाउंस विच इज़ फॉर आउट स्टेशन ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस अलाउंस विच इज़ फॉर लोकल ट्रेवलिंग। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझ गए कि 3 टाइप के ट्रैवलिंग के खर्चे के लिए आपको एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है, अलाउंस दे रहा है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए जो ट्रैवलिंग का खर्चा है उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन। देन आउट स्टेशन ट्रैवलिंग, टूर एंड ट्रांसफ़र अलाउंस, ठीक है, और बाद में लोकल ट्रैवलिंग के लिए। अब इसमें याद रखना कि जो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस वाले जो एक्सपेंसेस का पेमेंट है वो कैटेगरी 1 में आता है। तो वहाँ पे आपको कैटेगरी 1 में जो भी एक्सपेंसेस हैं, अलाउंसेस हैं, उसके लिए आपको नंबर याद रखने की इतना एग्जाम्प्ट है। कैटेगरी 2 में कोई नंबर नहीं है, इसीलिए कैटेगरी 2 में है ये। तो कैटेगरी 2 में कौन सा आता है, आउट स्टेशन ट्रैवलिंग वाला और लोकल ट्रैवलिंग वाला। आउट स्टेशन ट्रैवलिंग वाला कौन सा है, टूर एंड ट्रांसफ़र। लोकल ट्रैवलिंग वाला कौन सा है, कन्वेंस। ठीक है, फिर उसके बाद है यू, सो यू फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है टू बाय ए यूनिफॉर्म। तो कोई ऐसी जगह पे आप कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी, जैसे सिक्योरिटी पर्सनल्स, उनके लिए यूनिफॉर्म कंपलसरी होता है ना। तो ऐसे एम्प्लॉय, ऐसी जगह कई बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनीज़ में, फर्म में भी जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी यूनिफॉर्म कंपलसरी होता है। तो यूनिफॉर्म आपने ले तो लिया है, पर उसका जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है पेमेंट। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि यूनिफॉर्म तो आप पहन रहे हो, पर उसका पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ठीक है, तो यूनिफॉर्म अलाउंसेस बेसिकली सिक्योरिटी पर्सनस, सिक्योरिटी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए नॉर्मली होता है। देन नेक्स्ट वन है डी, विच इज़ डेली अलाउंस। सो डेली नाम से समझ में आता है ये डे टू डे खर्चे के लिए है, पर ये डे टू डे खर्चे आपके नॉर्मल खर्चे नहीं है। दिस इज़ फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस ऑन टूर। तो आप टूर पे गए हैं और वहाँ पे आपके जो डे टू डे खर्चे हो रहे हैं उसके लिए एम्प्लॉयर आपको पेमेंट कर रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज डेली अलाउंस। ठीक है, फिर डी के बाद नेक्स्ट है एच। सो एच इज़ फॉर हेल्पर अलाउंस। सो हेल्पर नाम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको क्यों एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है, कौन से खर्चे के लिए। हेल्पर मीन्स आपको सपोज ऑफिस में बहुत वर्कलोड आ गया है और आपने एम्प्लॉयर से डिमांड किया कि सर मेरे पास बहुत वर्कलोड आ गया है, किसी को भेजो मेरे पास जो मेरा काम थोड़ा शेयर कर सके। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है, आप अपने लिए एक हेल्पर रख लो जो आपके छोटे मोटे काम करे, ज़ेरॉक्स प्रिंट आउट या स्टैम्प मारना हो या और भी कोई कॉपी पेस्ट का काम हो वो कर सके। तो आपने आपके लिए एक हेल्पर रखा है, प्यून जैसा। तो उसको जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। ठीक है, हेल्प तो आपकी हो रही है ना, वो जो हेल्पर है वो आपकी हेल्प कर रहा है काम में, पर उसका पेमेंट का खर्चा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। सबके लिए बेनिफिट होगा कि नहीं, क्योंकि काम तो आपका कम हो रहा है और आपको पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है। तो उसको बोलते हैं हेल्पर अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये बेसिकली एक ऑफिस असिस्टेंट वगैरह आप अपने लिए जो रखते हैं उसके लिए एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है, फॉर ऑफिस असिस्टेंट या और कोई टाइप का हेल्पर। तो ऑफिस असिस्टेंट आपने रखा है, उसका पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं हेल्पर अलाउंस। फिर नेक्स्ट है आर। आर है रिसर्च अलाउंस, और इसमें भी एक और आ गया एकेडमी। ठीक है, तो आप रिसर्च अलाउंस बोलो या एकेडमी अलाउंस बोलो, दोनों एक जैसा ही है। तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन से खर्चे के लिए आपको एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसर्च करने के लिए आपको यहाँ पे पैसा मिल रहा है। तो आपका जॉब ही ऐसा है जहाँ पे थोड़ा R&D इन्वॉल्व है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो आप जो भी रिसर्च करेंगे थोड़ा कहीं बाहर जाके भी रिसर्च करना पड़ता है, आउट ऑफ द जो भी आपका काम दिया है उससे थोड़ा अलग हट के भी। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा इंकर किया तो उसके लिए भी आपको एम्प्लॉयर ने पैसा रीइंबर्स कर दिया, तो उसको बोलते हैं रिसर्च अलाउंस या एकेडमी अलाउंस। तो बेसिकली ये सारे अलाउंसेस की लिस्ट हो गई कैटेगरी 2 में। तो मैंने अभी सबका मीनिंग तो आपको बता दिया कि टीसी उधर मतलब क्या। ठीक है, तो टी फॉर टूर एंड ट्रांसफ़र, सी फॉर कन्वेंस, यू फॉर यूनिफॉर्म, डी फॉर डेली, एच फॉर हेल्पर, आर फॉर रिसर्च। अब एक चीज़ तो बताई नहीं जो मेन है
कि इन सब के लिए एग्जम्पशन कितना है, तो इन सब के लिए कॉमन एग्जम्पशन है, इसलिए इनको कैटेगरी 2 में रखा है. सो अमाउंट एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंट. तो इन सब में आपका एक्चुअल जो भी खर्चा हुआ है वो पूरा का पूरा एग्जम्पशन में अलाउड है, और कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया वो क्वेश्चन में दिया होगा. तो ये जो कैटेगरी है इसके लिए कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, कितना एम्प्लॉय ने स्पेंड किया है वो भी क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया रहेगा. ठीक है, तो जितना भी स्पेंड किया है वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है. तो ये कैटेगरी 2 में क्यों है समझा आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर आपको याद नहीं रखना है एग्जम्पशन के लिए. तो कैटेगरी 2 में अमाउंट एग्जेम्प्ट इज अमाउंट स्पेंट, जितना भी आपने खर्चा एक्चुअल में इंकर किया है वो पूरा का पूरा एग्जम्पशन में अलाउड है, कोई लिमिट नहीं है. तो वो एग्जाम में दिया होगा. ठीक है, तो इसलिए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दो कैटेगरी बनाने का लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा. कैटेगरी 1 में नंबर से याद रखना है कि इतना एग्जाम्प्ट. कैटेगरी बी में कोई नंबर याद नहीं रखना है. ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कौन से अलाउंसेस कैटेगरी 1 में आते हैं, कौन से कैटेगरी 2 में आते हैं. अब दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ प्रैक्टिकल, ये ज़रा नोट कर लेना कि एग्ज़ाम में आपको कैसे घुमाएंगे जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है. अब मैंने आपको बोला कि कैटेगरी 2 कि जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो लिखेंगे कि टूर एंड ट्रांसफ़र अलाउंस रिसीव्ड 3000 और ब्रैकेट में लिख देगा अमाउंट स्पेंट 2500. तो बहुत इजी है, 3000 मिला, 2500 स्पेंड किया, तो उसको पूरा माइनस कर देंगे, बचा 500, वो टैक्सेबल हो जाएगा. सिंपल. ठीक, तो ऐसे ही इस कैटेगरी में बाकी अलाउंसेस के लिए भी 2 डिटेल देंगे और जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया है उतना माइनस करके आपको आंसर मिल जाएगा कि टैक्सेबल कितना होगा. पर प्रॉब्लम क्या होगी पता है, आपने तो भी याद रख लिया है कि ब्रैकेट में लिखा है अमाउंट स्पेंड तो उतना माइनस करना है. अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो बोलेगा कम्यूटेशन अलाउंसेस, या जो कैटेगरी ए में अलाउंसेस आते हैं ना उनका नाम लिखेगा. सपोज कम्यूटेशन अलाउंस रिसीव्ड 3000, ब्रैकेट में लिख देगा अमाउंट स्पेंट, सपोज फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, तो कम्यूटेशन अलाउंस रिसीव्ड 3000 फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई, ब्रैकेट में लिखेगा अमाउंट स्पेंट 2500. तो अब तो अमाउंट स्पेंड दिखा, सीधा 2500 माइनस किया, तो वहीं रॉन्ग हो जाएगा. तो अमाउंट स्पेंट याद रखना, कैटेगरी 2 में जो अलाउंसेस आते हैं उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है. बट एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है उसको पता है आपका दिमाग, तो वो ऐसे ही घुमाएंगे. ठीक है, अमाउंट स्पेंट आपको कैटेगरी 1 में भी मिल सकता है, पर आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट स्पेंट जो है वो यूज़फुल सिर्फ कैटेगरी 2 के लिए है. तो इसलिए हमेशा ना जल्दी जल्दी इधर के घोड़े मत दौड़ाओ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाओ. मैंने आपको क्या बोला था, अलाउंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहला स्टेप क्या है, आपको याद रखना है कि पहला स्टेप ये है कि वो फाइंड करो कि वो अलाउंस है भी कि नहीं है. तो वो फाइंड करना बहुत सिंपल है, अलाउंस वर्ड यूज़ होगा मतलब वो अलाउंस है, पहला स्टेप. ठीक है, तब ये हो गया कि अलाउंस है. दूसरा आपको फाइंड करना है कि अगर वो अलाउंस है तो वो चार्ट आपका माइंड में आना चाहिए कि वो चार्ट में से वो कहाँ पे आता है, कैटेगरी 1 में आता है, कैटेगरी 2 में आता है, या जो पहला वाला एंटरटेनमेंट लिखा था वो है. तो आपको फिर डिसाइड करना है कि कैटेगरी 1 का अलाउंस है कि कैटेगरी 2 का है, और उसके बाद आप डिसाइड करना है कि अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितना होगा. तो जस्ट स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे और इसी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी. एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, स्टूडेंट को लगता है मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप जाओ, तो स्टूडेंट को लगता है अरे ये तो मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों जाऊँ. तो डायरेक्टली आंसर तो आप अभी निकाल सकते हो ना, क्योंकि अभी हम सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी में भी सिर्फ अलाउंस पढ़ रहे हैं. पर एग्ज़ाम में तो टैक्स पूरा का पूरा आएगा ना, 25 to 30 टॉपिक्स, 3 घंटे का सिर्फ टाइम रहता है डायरेक्टली, और वो भी क्वेश्चन ट्विस्ट होके आते हैं. पेपर बहुत इजी रहता है, सिर्फ क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ही डिसाइड करता है कि आपको मार्क्स कितने मिलेंगे. ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, और एग्ज़ाम में भी वैसे ही करना है, बट आपका आंसर जल्दी आए इसलिए अभी से ही वो हैबिट अडॉप्ट करनी है. मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा लेंदी है हो सकता है, बट ये सही तरीका है, इससे आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा. और आप अगर अभी से इसको प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपकी स्पीड बहुत इम्प्रूव हो जाएगी. तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि
ये लेंदी तरीका है, ठीक है। तो एक सही तरीका पहले अडॉप्ट करो और फिर उसको प्रैक्टिस करके कम टाइम में आंसर लेके आओ। सिंपल शॉर्टकट जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं आपको खुद बता दूंगा कि यहाँ शॉर्टकट है अपने पास। तो ये थोड़ा ध्यान देना आप कि अलाउंसेस कैटेगरी 1 में आ रहा है या 2 में आ रहा है। अमाउंट स्पेंड दिखते ही आपको माइनस नहीं करना है। तो ये हमने हम लोग ये पूरा अलाउंसेस का चार्ट में से जो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस थे उसमें 14 अलाउंसेस कंप्लीट किए हैं क्यूट एच वाले। फोर्टीन की जगह एक्चुअली आप अभी 13 लिख सकते हो। एक सेकेंड है, एक बार काउंट कर लेना, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टी में 2 पार्ट है। बराबर 12 हो जाते हैं। तो जो चार्ट आपको बनाया था मैंने उसमें 14 लिखा था, तो 14 की जगह 12 कर देना, वो अमेंडमेंट है। तो आप कट करके उसको 12 करो, और ये कट जब करके आप 12 करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ ये मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो वो याद रखना 12 अलाउंसेस हमने अभी कंप्लीट किए हैं जो एग्जिम्ट है। उसमें से कैटेगरी 1 में आपको नंबर से याद रखने, कैटेगरी 2 में नंबर से याद नहीं रखने, ठीक है। अभी इसको मैं फटाफट आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। तो कैटेगरी 1 का जो भी अलाउंसेस है उसका शॉर्टकट क्या है, क्यूट एच। C4 क्या था, बोलो आप खुद बोलो पहले। C4 क्या था, कम्यूटेशन। C4 क्या है, कम्यूटेशन। C4 कम्यूटेशन, C4 कैट नहीं, C4 कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन अलाउंस किसके लिए मिलता है, फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस टू होम, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए। कितना एग्जाम्प्ट है, कुछ भी एग्जाम नहीं है। हाँ अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और ब्लाइंड है तो एग्जामेशन मिलेगा। कितना, अप टू या मैक्सिमम 3200 पर मंथ। देन यू फॉर अंडरग्राउंड अलाउंस। तो अंडरग्राउंड अलाउंसेज में कितना एग्जामेशन है, मैक्सिमम 800 पर मंथ। नेक्स्ट है T1। T1 था ट्राइबल एरिया, तो आपको याद होनी चाहिए T फॉर 200। तो ट्राइबल एरिया में कितना एग्जामेशन मिलेगा, मैक्सिमम 200 पर मंथ। देन T2 था ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एम्प्लॉई अलाउंसेस। तो उसमें कितना एग्जामेशन है, जितना भी रिसीव हुआ उसका 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। फिर नेक्स्ट है ई में है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। याद रखना ये ई जो है एजुकेशन है, बट ये एम्प्लॉई के एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, एम्प्लॉई के बच्चे के एजुकेशन के लिए है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एम्प्लॉई के एजुकेशन के लिए जो पैसा, एम्प्लॉई के चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए जो पैसा मिल रहा है वही एग्जाम्प्ट है, ठीक है। एम्प्लॉई के एजुकेशन के लिए जो पैसा मिलता है वो भी एग्जाम्प्ट है, वो आगे कहीं और कवर होगा, तो उसका टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के बच्चे के एजुकेशन के जो पैसा मिलता है वो एग्जाम्प्ट है। कितना एग्जाम्प्ट है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड। और यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल है, याद रखना पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब मैक्सिमम 2। फिर H फॉर हॉस्टल, यहाँ पे भी चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस है। कितना, हॉस्टल में रहने का खर्चा ज़्यादा होता है, कितना है, 3 गुना ज़्यादा, पढ़ाई से 3 गुना ज़्यादा। तो 100 की जगह पे कितना हो जाएगा, 300 पर मंथ पर चाइल्ड। यहाँ भी पॉपुलेशन कंट्रोल है, कितना, 2। फिर कैटेगरी 2 है TC, उधर T फॉर टूर एंड ट्रांसफ़र। T फॉर टूर एंड ट्रांसफ़र, बेसिकली इट इज़ आउट स्टेशन ट्रैवलिंग के खर्चे के लिए। देन C फॉर कन्वेंस, कन्वेंस मीन्स फॉर लोकल ट्रैवलिंग। देन U फॉर यूनिफॉर्म अलाउंसेस जो सिक्योरिटी पर्सनल को मिलता है। D फॉर डेली अलाउंसेस, याद रखना ये डे टू डे खर्चे के लिए है, बट कहाँ के डे टू डे खर्चे के लिए, जब आप टूर पे गए हो वहाँ के। देन H फॉर हेल्पर अलाउंस, और बाद में R फॉर रिसर्च, या फिर आप बोल सकते हैं अनदर नेम एकेडमी अलाउंस। तो इन सब के लिए एग्जामेशन का एक ही फॉर्मूला है, अमाउंट एग्जाम्प्ट इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंड, जो क्वेश्चन में दिया होगा। बट याद रखना अमाउंट स्पेंड अगर कैटेगरी 1 के लिए दिया है तो आप उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो इतना सब कुछ है, आपको ऑलरेडी नोट्स में तो लिखा हुआ ही है। मेरा पर्पज़ खाली ये था कि आपको याद में करा दूँ। तो ये हम लोग ने वो चार्ट में अगर आप देखो अभी, तो जो एग्जाम्प्ट अलाउंसेस थे
उसको हम लोग ने कवर किया है। अब उसमें से एक बचा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस, तो वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो आज के हम लोग फुल अलाउंसेस का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। House rent allowance, and for this allowance it's already written in the diagram that it is exempt under section 10 13A read with rule 2BA. so rules में actually टर्म्स कंडीशन लिखी होती है कि एग्जेम्पशन की टर्म्स कंडीशंस क्या है, और जो सेक्शन है उसमें लिखा होता है कि ये एग्जेम्प्ट है और कितना एग्जेम्प्ट है। तो ये अलाउंस एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 10 13A। ठीक है। अब ये हाउस रेंट अलाउंस होता है क्या, नाम से समझ में आ जाएगा। हाउस रेंट मतलब आप कहीं पे जॉब करने गए हो, वहाँ पे एरिया में आपका घर नहीं है। सपोज कोई है पर्सन जो बिहार में रहता है, वो उसका नाम है मिस्टर लालू। तो अगर मिस्टर लालू मुंबई में आया है जॉब करने के लिए और उसको यहाँ पे घर नहीं मिल रहा है, खुद का घर नहीं है, तो उसने रेंट पे घर लेना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो लालू ने मुंबई में रेंट पे घर लिया, तो रेंट पे घर लिया तो उसका जो रेंट का खर्चा है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर दे रहा है। तो अब लालू के लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हुआ ना। तो ये बेनिफिट टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, ये बेनिफिट एग्जेम्प्ट है। कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट है, 10 13A में एग्जेम्प्ट है। अब आपको लर्न क्या करना है, कितना एग्जेम्प्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय अगर रेंट पे रह रहा है और उसका रेंट का खर्चा एम्प्लॉयर देता है तो ये बेनिफिट एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट कितना है, नंबर 1 इसके लिए एक फॉर्मूला है, 50% और 40% ऑफ योर सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़ सैलरी। पर याद रखना यहाँ पे सैलरी में क्या क्या आएगा वो भी याद रखना, बेसिक प्लस DA प्लस TC। TC मतलब होता है टर्नओवर कमीशन, B मतलब बेसिक सैलरी, DA मतलब डियरनेस अलाउंस। ठीक है। तो ये डियरनेस अलाउंस जो है दो टाइप का होता है, इन टर्म्स है नॉट इन टर्म्स। तो ये याद रखना ये इन टर्म्स है। अभी इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स क्या होता है वो जब मैं DA बताऊँगा तो डिस्कस करेंगे। नॉर्मली कुछ दिया नहीं है एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में, सिर्फ लिख दिया है DA, डियरनेस अलाउंस इसका मीनिंग है। ये एक्चुअली इन्फ्लेशन के लिए मिलता है। ठीक है। आपको पता है ना हर ईयर इन्फ्लेशन होता है, हर क्वार्टर इन्फ्लेशन होता है, मतलब महंगाई बढ़ती है, तो उसके लिए आपको मिलता है DA, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, इन टर्म्स और नॉट इन। इन टर्म्स मतलब क्या है, ये आपकी सैलरी में फिक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जहाँ भी फॉर्मूले में DA आएगा, मतलब ये फॉर्मूला है ना 50 और 40% ऑफ बेसिक प्लस DA प्लस TC, तो DA अगर लिखा है तो वो हमेशा इन टर्म्स ही होता है। तो 50 और 40% ऑफ बेसिक सैलरी DA और TC। और दूसरा आपको याद रखना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सेम चीज़। सो एक्चुअल में जो एम्प्लॉई रेंट दे रहा है माइनस 10% ऑफ सेम बेसिक प्लस DA प्लस TC मतलब टर्नओवर कमीशन। ये सब आपको नोट्स में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। और थर्ड है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो एम्प्लॉयर ने आपको HRA दिया है, इसको शॉर्टकट में हम लोग HRA भी बोलते हैं, वो क्वेश्चन में दिया होगा, उससे लास्ट में कंपेयर करना है। तो फर्स्ट फिगर निकालो, सेकंड निकालो, थर्ड निकालो, कंपेयर करो, विच एवर इज़ लेस, इतना एग्जम्पशन आपको मिलेगा। ठीक, तो इतना एग्जम्पशन आपको मिलेगा। अब यह एक और पॉइंट याद रखना है कि ये 50% कब और 40% कब। तो जो मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है एंड चेन्नई, ये तीन जो चार मेन सिटीज़ हैं, सबसे पहली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, इनके लिए 50% एग्जम्पशन है, क्योंकि यहाँ पे रेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए एग्जम्पशन भी ज़्यादा दिया है। ठीक है। और बाकी इन चार सिटीज़ को छोड़ के और कई जगह पे आपको HRA मिल रहा है, तो वो खाली 40% तक एग्जम्प्ट होगा। ठीक है। तो जो चार मेन सिटीज़ हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, उनके वहाँ पे आपको 50% मिलेगा और बाकी सिटीज़ के लिए 40% मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्वेश्चन में कुछ सिटी मेंशन ही नहीं की है, तो क्या, तो क्वेश्चन में अगर सिटी मेंशन नहीं की है तो भाई हम तो ज़्यादा एग्जम्पशन लेंगे, कम क्यों ले, तो 50% ले लेना। ठीक है। एक नोट लिख देना, अज्यूमिंग ही इज़ इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, एम्प्लॉय इज़ इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो ये HRA का
ट्रीटमेंट था, हाउस रेंट अलाउंस एग्जाम अंडर सेक्शन 1013A, और ये फॉर्मूला है 50 और 40% ऑफ बेसिक प्लस DA प्लस TC। और फिर सेकेंड भी थोड़ा इसी से रिलेटेड है, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉई माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA प्लस TC, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट किसका, HRA का, विच एवर इज लेस, इतना एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक है, अब कितना मिला है HRA वो तो क्वेश्चन में दिया ही होगा। 50% किसके लिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के लिए। तो ये HRA भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इन शॉर्ट जितने भी एग्जाम्ड अलाउंसेस थे वो सारे अब हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्यूट, TC उधर, और बाद में एक जो बचा था हाउस रेंट अलाउंस। सो दो क्यूट TC उधर है, वो कौन से सेक्शन में एग्जाम्ड है, 1014 रूल 2BB, और जो हाउस रेंट है वो कौन से सेक्शन में एग्जाम्ड है, 1013A रूल 2B है। अब जो एक बच गया है वो कौन सा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो सबसे पहला था आपके चार्ट में। हमने वहाँ पे क्या लिखा था, स्पेशल ट्रीटमेंट। लेक्चर के लास्ट में थोड़ा एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस के थ्रू, नाम ही क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो यहाँ पे आपको कौन से खर्चे के लिए एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए। अब मूवी के लिए गए, सर्कस देखने गए, ठीक है, कोई भी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आपने टिकट लिया और उसका खर्चा आपको एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उसके लिए भी एग्जम्पशन मिलता है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में कौन से खर्चे के लिए पैसा मिल रहा है, या तो आपको समझ में आ गया होगा, मूवी टिकट वगैरह है, या ऐसा कुछ भी आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कोई टिकट लेते हैं, वहाँ पे जाते हो, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, एंटरटेन होते हैं, और बाद में आपका टिकट का पैसा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर आपको वापस दे देता है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस स्पेशल क्यों पता है आपको, पहले तो आपको ना इसको फुल ऐड करना है, फर्स्ट इंक्लूड फुल्ली, मतलब जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब पैसा एम्प्लॉयर ने दिया है फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो पूरा का पूरा आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में स्टेटमेंट में इंक्लूड करना है। फर्स्ट इंक्लूड फुल्ली इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो जैसे कि सपोज आपको 5000 रुपीज़ मिला एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो पूरा का पूरा 5000 पहले आपको स्टेटमेंट में इंक्लूड करना है, मतलब पूरा 5000 पहले टैक्सेबल होगा। फर्स्ट इंक्लूड फुल्ली मतलब ये क्या होता है, बेसिकली पहले पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ऊपर ग्रॉस सैलरी के ऊपर जो 14 पॉइंट्स लिखे थे ना, वहीं पे ये भी ऐड हो जाएगा पहले। ठीक है, तो पहले इसको पूरा का पूरा ऐड करो आप ग्रॉस सैलरी के ऊपर। 14 पॉइंट तो लिखे ही है, उसमें समझो 15 पॉइंट हो गया है, 15वां, फिर बाद में डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कहाँ मिलता है ये आपको पता होगा, स्टेटमेंट में नीचे लिखा हुआ था ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसमें से 3 डिडक्शन में से एक डिडक्शन किसका था, एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16। तो पहले जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है एम्प्लॉयर से फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो पूरा का पूरा ऊपर स्टेटमेंट में ऐड करना, ग्रॉस सैलरी के ऊपर आप ऐड कर देना फुल अमाउंट। उसके बाद नीचे सेक्शन 16 में आपको डिडक्शन मिलता है, पर डिडक्शन जो है वो फुल नहीं मिलता है, टैक्सेबल तो पूरा ही होगा एक बार जो आपने रिसीव किया है, पर डिडक्शन सेक्शन 16 में नीचे पूरा नहीं मिलता है। तो पहले तो याद रखना कि ये मिलता डिडक्शन किसको है, तो दो यहाँ पे कैटेगरी है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड फॉर अदर एम्प्लॉई। तो ये जो डिडक्शन है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ही अलाउड है, अदर एम्प्लॉयज़ के लिए कोई डिडक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को नो एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट इज़ ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ऐसा याद रखना। ठीक है, एंटरटेनमेंट किसके लिए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, बाकी लोगों के लिए नो एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे इनको एग्जम्पशन मिलेगा, पर एग्जम्पशन कितना मिलेगा उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, इट इज़ 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी इंटू बेसिक सैलरी, 1/5 से रिलेट करके आप लिख सकते हो 5000, और तीसरा तो हर जगह कॉमन है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है, विच एवर इज लेस। तो 1/5 ऑफ ओनली बेसिक सैलरी, ठीक है, यहाँ पे DA वगैरह मत ऐड करना, तो 1/5 ऑफ ओनली बेसिक सैलरी
फिर 5000 ये लिमिट है मैक्सिमम एग्जाम्पशन की, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लेस, इतना एग्जाम्पशन मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, इतना रिडक्शन मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अंडर सेक्शन 16। और कोई एम्प्लॉई है अदर देन गवर्नमेंट तो भूल ही जाओ, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, मतलब नीचे आपको सीधा डैश ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बेसिकली कैसे याद रखना, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है पहले तो सभी के लिए टैक्सेबल है, कोई भी टाइप का एम्प्लॉई हो, बट नीचे अंडर सेक्शन 16 के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये फॉर्मूले के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा, बाकी कोई एम्प्लॉय है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने लिखा था एंटरटेनमेंट अलाउंस का स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि पहले हम लोग जो भी अमाउंट रिसीव होगा, जितना भी क्वेश्चन में दिया होगा अमाउंट रिसीव्ड फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ग्रॉस सैलरी के ऊपर आप कहीं भी ऐड कर सकते हो एंटरटेनमेंट अलाउंस लिख के पूरा अमाउंट। फिर नीचे ग्रॉस सैलरी के नीचे डिडक्शन मिलता है ना अंडर सेक्शन 16, वहाँ पे आपको फिर देखना है कि ये क्वेश्चन में जो एम्प्लॉय दिया है वो गवर्नमेंट है या नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली वो अदर एम्प्लॉय हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो वहाँ मेंशन करते हैं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, विच एवर इज लेस करके एग्जाम्पशन या डिडक्शन का अमाउंट लिख देना, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो कोई डिडक्शन नहीं, नील, ठीक है। तो ये अभी अपना अलाउंसेस का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसको एक बार चाहिए तो अभी फटाफट आप रिवाइज कर लेना अलाउंसेस के बाद, क्योंकि नोट 3 परक्विजिट्स है जो इससे भी बड़ा है, तो पहले इतना समझना चाहिए, इतना आपके माइंड में प्रॉपरली फिट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद परक्विजिट पे जाओगे तो आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा। तो जो भी मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बताए हैं, जैसे कि वो अलाउंस वर्ड का यूज़ होना हो, या जो मैंने स्टेप्स बताए हैं अलाउंसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, वो सब ज़रा एकदम कहीं लिख लो आपको चाहिए तो, और हमेशा माइंड में फिक्स रखो, आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। और टैक्स मतलब ऐसा आपके लिए होगा चुटकी बजाते ही, क्योंकि जब हर चीज़ क्लियर है माइंड में, कन्फ्यूज़न नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी आपका रॉन्ग होगा ही नहीं, इसलिए मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको फटाफट यहाँ तक रिवाइज़ करके रखो, पूरा अच्छे से याद हो जाना चाहिए। टैक्स आप लेक्चर वाइज पढ़ेंगे तो ही आप लास्ट मोमेंट तक कंप्लीट कर पाओगे, लास्ट मोमेंट पे छोड़ोगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी से पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा, एक एक घंटे रोज़ ध्यान दो इस पर। एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। बाय।